हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपका मॉडल सेट नंबर पेपर 2। ठीक है, तो आज मैं 11 क्लास का जो मैथ्स में आपको पूछेगा मॉडल सेट नंबर 2 टर्म 2 का जो पूछा जाएगा सेट नंबर 2 का, वो आज मैंने यहाँ पे लेके आया। तो ये टोटल सेक्शन ए का है बेटा आपका। ये किसका क्वेश्चन है? सेक्शन ए का ना। तो सेक्शन ए में जितने भी पूछे जाएंगे ये टोटल आपका 7 क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो मेरा टाइप था वो खराब हो चुका है, तो ये मैंने इसलिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया हुआ ना। तो 1 से लेकर 7 क्वेश्चन होता है। इसमें आपको कोई भी 5 नंबर क्वेश्चन बनाना होता है, चाहे आप कोई भी 5 क्वेश्चन बनाइए, आपको 2-2 मार्क्स मिलेगा, टोटल 10 मार्क्स आपका आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। तो चलिए, आई होप कि आप पहले से जो मेरे वीडियोज़ हैं आपका टर्म 2 का टर्म 1 का वो वीडियो आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देख लिए तो प्लीज़ आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो जान ही रहो, ये आपका रूटीन आने वाला है। आने वाला क्या मतलब, आ ही किया है ना। 16 से आपका एग्ज़ाम है, तो आप लग जाइए अपना तैयारी पे। ठीक है, और अगर ऑफलाइन क्लास में आप फिल करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो दिए हुए कंसल्ट नंबर पे आप कंसल्ट करें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अभी क्लास कर सकते हैं। 10 दिनों तक का फ्री क्लास दिया जा रहा है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अगर आप हजारीबाग में स्टे कर रहे हो तो। क्लियर? चलिए, इसी बात पे अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है इवेल्युएट फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहला नंबर का सोल्यूशन बता रहा हूँ। लिखा हुआ है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, जिसमें क्या रखा हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है बेटा आपका और r का वैल्यू दिया हुआ है। n का वैल्यू गिवन है आपका कितना, 9, एंड r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। तो जब हम n के जगह आपका 9 बैठाएंगे तो कितना होगा, फैक्टोरियल 9 माइनस r का वैल्यू कितना है आपका 5। आराम से ये लिखिएगा गिवन दैट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 में 5 जाएगा तो कितना होगा, 4। अब मैं 9 को इस तरह से तोड़ूंगा जो 4 तक जाए। क्लियर है? तो देखो मैं तोड़ सकता हूँ 9, 8, 7, 6, है ना, उसके बाद 5, क्यों ना 4 में ही फैक्टोरियल लगा देते हैं, और नीचे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। अब जो भी बच गया ये आप क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। इतना तो आपको जरूर आएगा और वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, करना क्या है आपको कि एक चीज ध्यान रखिएगा एनी टाइम, जब भी इस तरह से एक देखो आपका फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस चैप्टर से, है ना, तो चीजें ध्यान रखिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल से। अब यहाँ पे समझिए, ये चीजें दिया था, n का मान दिया था, r का वैल्यू दिया था, दोनों वैल्यू सिर्फ क्या करना था, बैठा देना था। उसके बाद जो फैक्टोरियल का रूल होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तोड़ने का, उसमें तोड़ के आपको सोल्यूशन करना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द, देखो AM का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, और एक होता है GM जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बीच का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है। ठीक, पहली बात ये चीज याद रखना, जब भी अगर 2 नंबर दिया हो और इसके बीच का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 को डिवाइड कर देना। ये डायरेक्ट 2 नंबर का बीच का अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका होता है। अगर यही आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना हो, है ना, क्या निकालना हो, जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं और रूट लगा देते हैं, यानी AB को गुना कर देंगे और उसका रूट लगा देंगे। तो ये डायरेक्ट 2 नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास जो गिवन है, यानी आप सोल्यूशन यहां से दीजिएगा क्वेश्चन का। ठीक है, और चाहिए तो आप ये नहीं सकते हैं विनो दैट करके। गिवन दिया हुआ है 2 नंबर्स, है ना, गिवन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स दिए हुए कौन कौन, 3 हैं और 27 है। इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा, 3, और B बराबर कितना हो जाएगा, 27। अब यहाँ लिखोगे वी नो दैट, है ना, क्योंकि थोड़ा बेटा सब्जेक्टिव है, 2 नंबर देगा। वी नो दैट अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस B बाई 2। कहने का मतलब A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 27 और बाई 2 हो गया। 23 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ 30/2, यानी काटेंगे कितना आएगा, 15। यानी आपका 3 और 27 का बीच का वैल्यू कितना होगा, 15 होगा। मतलब दोनों को जोड़ देना, 2 से भागा दे देना, अर्थमेटिक मीन निकल गया, मध्य का वैल्यू।
ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, पहला नंबर हो गया। इसका दूसरा अगर निकालना था ज्योमेट्रिक मीन, गुना कर देना है a इंटू बी। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हुआ a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 27। अब गुना कर दीजिए तो देखो यहाँ 3 और इसको तोड़ सकते हैं, 3 3 9 3 27। अब बताओ 2 3 के बदले 1 3 बाहर करेंगे और इस 9 के बदले फिर 3 बाहर करेंगे, कितना हो गया 9। ठीक है, 27 3 81 और 81 को 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। या तो मैंने इसी को तोड़ दिया है ना, 9 को लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 9, 2 3 के बदले 1 रूट बाहर होगा और 9 का फिर 3 बाहर हो गया। जैसे भी चाहो गुना करके आप निकाल सकते हो। तो लो आपका जियोमेट्रिक मीन कितना हो गया इन दोनों नंबर के बीच का 9, अर्थमेटिक मीन कितना हो गया दोनों नंबर का बीच का 15। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, जब भी दो नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो और जियोमेट्रिक मीन निकालना हो तो अर्थमेटिक मीन में दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना और जियोमेट्रिक मीन में दोनों को गुना करके उसका रूट कर देना, वर्गमूल निकाल देना, तो उसका जियोमेट्रिक मीन निकल जाएगा। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो क्या कहता है, 3rd नंबर का सॉल्यूशन देखिए। एक लाइन है, ठीक है, जो उस लाइन का स्लोप ज्ञात करना है, स्लोप ऑफ लाइन ज्ञात करना है जिसका इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ। वैसे भी देखो स्लोप हमेशा जो फाइंड किया जाता है वह लाइन तब उस स्लोप लाइन का इक्वेशन ज्ञात हो सकता है जब वह लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना। तो पहली बात स्लोप तब निकालेंगे जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा, तभी उस लाइन का स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। वाई एक्सिस को कट करने वाला लाइन को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस लाइन का हमें स्लोप ऑफ लाइन ज्ञात करना है, ठीक है। कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। कौन सा डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन होता है? जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, और नेगेटिव डायरेक्शन होता है जो क्लॉकवाइज में रोटेट होता है, ठीक है। ये मत समझना कि इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, वो यहां लेना देना नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री बन रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये काम सीख रहा हूं। चलो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी लाइन का मान लो इसका स्लोप ज्ञात करना है आपको, स्लोप को ही हम लोग कहते हैं टेन थीटा बोलते हैं। तो यहां पे आपको क्या गिवन है? थीटा बराबर है 60 डिग्री। ये फिगर साइड में ड्रॉ कर दीजिएगा, एग्जाम में भी ऐसा नहीं है। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब लिखना वी नो दैट स्लोप ऑफ, है ना, तो स्लोप बराबर क्या होता है टेन थीटा, ठीक। और इसी m को कहते हैं, m को ही स्लोप बोलते हैं और स्लोप को ही टेन थीटा बोलते हैं। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ लाइन होगा वो 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 10 60 का वैल्यू कितना होता है इतना तो पता होनी चाहिए आपको। बताओ कितना होगा बेटा आपका? तो ये हो जाता है √3, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी कहने का मतलब है कि जो इसका स्लोप ऑफ लाइन हुआ वो कितना आ जाएगा, इसका √3 आ जाएगा। यही निकालना था, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सुनाओ, अगर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये थीटा होता है, और स्लोप ऑफ जो लाइन हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ जो कट कर रहा है वो टेन थीटा होता है। टेन थीटा मतलब 1060, और 1060 का मान कितना होता है √3 होता है। मतलब स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया आपका, जो निकालना था वो कितना हो गया √3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक छोटी छोटी क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी लाइक करो फटाक से, है ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक हो गया। नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मैक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को -3 पे कट करता है, वाई एक्सिस को 2 पे कट करता है। यानी एक लाइन है, ठीक है, जो यह लाइन माइनस, यानी यहां से यहां तक का -3 है और यहां से यहां तक का 2 है, ठीक। ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन का लाइन होता है ना। ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको हम लोग ए मानते हैं। जो एक्स एक्सिस वाला होता है वो हम हमेशा क्या मानते हैं ए, और जो वाई एक्सिस को रहेगा उसको क्या मानेंगे बी।
तो यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर का सॉल्यूशन में पहले देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है ना, गिवन, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, we know that equation of line in intercept form में इक्वेशन का जो लाइन होता है वो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 होता है, जहां पे a हमारा x इंटरसेप्ट होता है और b हमारा y इंटरसेप्ट होता है। बेटा फिर से बोल रहा हूं, a का मतलब x इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस को कहां पे कट किया, और b का मतलब है y इंटरसेप्ट मतलब b को कहां पे कट किया। ठीक, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए भी, वेयर a हमारा क्या है, x इंटरसेप्ट है, ठीक, b हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिखते जाए ना, मैं बोल रहा हूं इतना जोर जोर से। a हमारा x इंटरसेप्ट होता है, b हमारा क्या होता है, y इंटरसेप्ट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसलिए कह सकते हैं कि a बराबर कितना दे दिया है, -3, और b बराबर कितना दे दिया है, y इंटरसेप्ट 2। अब बताओ फ्रॉम 1 से इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगा वो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 था। दिस इंप्लाइज x बाय ए का मान -3 प्लस वाई बाय बी का मान 2 बराबर कितना हो गया, 1। अब इसको क्या करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा -2x और यहाँ हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितना है, 1। 6 उधर ले जाना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 6, यानी 2x माइनस 3y, और इधर माइनस में है तो इधर प्लस आएगा, बराबर क्या हुआ, 0। तो यही इक्वेशन का लाइन ज्ञात करना था। आप चाहते तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, इसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 ही नंबर के लिए है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब यहाँ भी नहीं छोड़िएगा तो सॉल्व कर दीजिएगा थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं सॉल्व करना, राइट। तो ये चीज़ें समझना है ना। तो जब भी ऐसा 2 इंटरसेप्ट दिया रहे, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का, उस समय इक्वेशन का लाइन हमेशा ये वाला लगाना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन का लाइन ये होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 नंबर का सोल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पाराबोला का इक्वेशन ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला विद द वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस एट 3,0। देखो पहली बात, पाराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, फोकस किसका है, तो x का मान 3 है और 0, मतलब फोकस पक्का इधर पॉजिटिव तरफ 3,0। मान लिए कि ये जो पॉइंट होगा 3,0 फोकस वाला, वो x, क्योंकि y क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे ही ना लाई करेगा, क्योंकि x का मान है, y का मान 0 है। अब वर्टेक्स का मतलब होता है ये ओरिजिन वाली बात है जहां पाराबोला का कर्व टच करेगा। तो यहां से ऐसे जा रहा है ये वाला, जिसका वर्टेक्स हमारा दे दिया था v बराबर क्या, 0 0 होता है, यही हमारा क्या है, फोकस है। अब बताओ इस रोटेशन का पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड में, तो हम लोग जानते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है इसका, इधर जो घूरता है ना राइट हैंड पाराबोला, तो इसका नाम क्या है बेटा, राइट हैंड पाराबोला। अब बताओ a का मान सिर्फ पता करना है, क्या फोकस जो होता है वो a,0 होता है ना, इसका मतलब a का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसका मतलब यहाँ 3 बैठाएंगे, 4 कितना होगा, 12। लो हो गया आंसर खत्म। तो सर आंसर कैसे देंगे वहां पे एग्जाम में, तो देखो 5 नंबर का आंसर आपको ऐसे लिखना है, पहले लिखोगे बड़ा प्यार से, गिवन वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0, फोकस दिया हुआ बेटा आपका 3,0, यानी यही होता है a,0 होता है। यानी कहने का मतलब है a का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। इसमें कोई डाउट कुछ नहीं है ना, बिल्कुल जो क्वेश्चन दिया उसी के अनुसार लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पाराबोला, क्या बोला रे, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर रहने देंगे, a का मान 3, यहाँ x रहने देंगे 4 12x, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 नंबर समाप्त। सर इतना छोटा छोटा इतने मजेदार बात है, क्या बात है ना, देखो कुछ है नहीं खास तौर पे, जितना टेंशन ले रहे हो उतना कुछ ऐसा है नहीं रीजन रिटर, तो कुछ नहीं करना था। ये पाराबोला का 4 इक्वेशन होता है, पता होना चाहिए आपको ना। अच्छा इसी में बताओ, ये ला निकलिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी में रब करके बता रहा हूँ।
अगर यही वर्टेक्स अगर इधर रहता ऐसा, तो यही फोकस कैसा रहता, -3,0 होता। बात समझ में आ रहा है? उस समय पैराबोला का इक्वेशन कितना होता, y² बराबर -4ax। अगर यही चीजें इधर होता तो ये अब देखो, ये जो y एक्सिस वाला पॉइंट पकड़ता और x क्या होता, 0, तो x 0, -3 होता। इसका इक्वेशन कितना होता, तो x² बराबर -4ay। अगर यही इधर रहता तो इसका फोकस अब कैसा होता बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाता 0,3, यानी इसका पैराबोला का इक्वेशन x² बराबर +4ay। समझ में आई बात? तो लो, चारों पैराबोला का इक्वेशन मैंने बता दिया। फोकस रहेगा, यानी फोकस पे देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव है, कौन सा वैल्यू है, x का मान है या y का मान है, x 0 है कि y 0 है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे एक से रिलेटेड आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, सो व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में 3D का चैप्टर है। 3D में एक चीज सिखाया जाता है आपको। क्या सिखाया जाता है, जब कोई लाइन है ऐसा, ठीक, ये हटा देते हैं अभी, है ना, और एक पॉइंट ये होता है, सपोज करो ये z एक्सिस है, ये x है और ये क्या है बेटा, y, ठीक। अगर हम कोई पॉइंट कह रहे हैं कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, इसका इमेजिनरी पॉइंट ऐसा जाएगा, इसका इमेजिनरी पॉइंट ऐसा जाएगा और इसका इमेजिनरी पॉइंट ऐसा जाएगा, यानी ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा z डैश, ठीक है। मैं एक चीज सिखाता हूं आपको, ये आपका 3D में है, ठीक। अब सपोज कर लो कि ये वाला आपका z है और ये x है और ये आपके सामने जो है वो y है, ठीक। ग्लेशियर वाला x एक्सिस, राइटोमीटर का है वो y एक्सिस और जो मार्कर है वो कितना हो गया, z एक्सिस। इसी का अंदर ये जाएगा, उसका पीछे ये जाएगा और इसका पीछे ये आएगा, ठीक है। अब इसी में अब बताओ, अगर मैं कहा, जैसे 2D में क्या होता है, जब पॉइंट कह रहे हैं कि x एक्सिस पे ही लाई करेगा तो y 0 होगा, तो जब ये पॉइंट हम x एक्सिस पे लाई करेंगे तो यहाँ पे y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। जब z एक्सिस पे लाई करेंगे तो y एक्सिस पे लाई करेंगे तो y का मान होगा और दो वैल्यू 0 होगा। जब z एक्सिस पे करेंगे तो xy 0 होगा, z का वैल्यू होगा। तो क्या यही वैल्यू तो इमेजिनरी पे भी तो होगा? तो यहाँ पे समझो क्या कर रहा है, तो x का रहेगा, y सब क्या होगा, 0 होगा। जब z पे लाई करेगा तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 0 z। जब y पे लाई करेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 y 0। इस तरह से हमारा होने वाला होगा पॉइंट। क्या ये दो पॉइंट जाएगा? जब इमेजिनरी में भी जाएगा तो -x, 0 0 जाएगा। देखो 3D है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। अगर मैं 2D में बात करूं तो x कोऑर्डिनेट 0, तो इधर हो जाएगा -x, 0, इधर 0, y, तो इधर हो जाएगा 0, -y। तो यहाँ 3D में है तो 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट का देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, कहता है एक पॉइंट ज्ञात कीजिए ऑन x एक्सिस पे, सो व्हाट इज द, एक कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, तो बता रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा। लो बताओ, अगर एक्सिस पे कहीं भी लाई करे पॉइंट तो यहाँ पे y और z कैसा होगा, तो सिंपल लिख देना, तो ये फिगर ड्रॉ कर देना और लिख देना y कोऑर्डिनेट कैसा होगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, तो लिख दोगे y कोऑर्डिनेट जो होगा, है ना, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, यही आंसर हो जाएगा। तो जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उस समय x 0 होगा, y 0 होगा और z भी 0 होगा। अगर यही क्वेश्चन होता, अगला क्वेश्चन, कि पॉइंट जो है सो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर, मान लो ये वाला हमारा y एक्सिस है, अगर इस पे अगर लाई करता तो ये दोनों 0 होगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा तो ये दोनों 0 होगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा तो ये दोनों 0 होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जिस पे कहा जाएगा सिर्फ उसका पॉइंट होगा, अदर 2 पॉइंट 0 हो जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ आनी भी चाहिए, इतनी सी बेसिक सी बात नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा। तो 2 आंसर देना था, 2 नंबर का है। चलिए 6ठा नंबर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, मुबारक हो, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना। चलिए
ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। लो, डाई का मतलब क्या होता है बेटा? पासा होता है। अरे लिडो गट्टी खेले हो बचपन में, बहुत गर्मी का टाइम है, अभी भी लिडो गट्टी खेलता होगा, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो एक बताओ, एक बार जब एक गोटी को फेंकते हो तो कितना चांसेस होता है? टोटल कितना होता है? 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और जब फिर से दोबारा फेंकते हो तो फिर से तो 6 चांस है ना, तो टोटल कितना चांस होगा आपका? तो वही लिखना है कि ये डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, सो राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना। तो देखो क्या करना है, जब आप 2 डाइस को थ्रो कीजिएगा, है ना, तो लिख देता हूं ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। कितना बार उछाला जा रहा है? 2 बार। तो देखो 2 डाई का उछालने का क्या क्या परिणाम हो सकता है, याद कर लो या निकलने का तरीका है। पहला बार में 1 आया होगा तो अगला बार में से 6 में से फिर कोई एक आएगा। तो मान लेते हैं कि अगला बार भी 1 आया, पहला बार में 1 आया लेकिन दूसरा बार में 2 आया, पहला बार में 1 आया, तीसरा बार में 3 आया, सेकंड बार में, पहला बार में 1 आया, शायद उसका सेकंड में 4 आया होगा, पहला में 1 आया, सेकंड में 5 आया, पहला में 1 आया, सेकंड में 6 आया। क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? बताओ। अगर एक बार में, पहला बार में मान लो मैंने 1 माना, तो अगला जो सेकेंड आएगा वो 1 भी आ सकता था, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। मैंने हर एक पॉसिबिलिटी को रखा। अच्छा सर, फिर कहा नहीं सर पहले में 2 आया होगा। अच्छा बेटा ये है, तो सेकेंड में 1 आया होगा, या फिर सेकेंड में 2, या आपका सेकेंड में 3, या फिर सेकेंड में 4, या फिर सेकेंड में 5, या फिर सेकेंड में 6। ये हो सकता है। नहीं सर पहले 3 आया होगा, तो लो अगला बार में 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, फिर आपका 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। नहीं सर पहला बार में 4, अगला बार में 1, पहला बार में 4, अगला बार में 2, पहला बार में 4, अगला बार में 3, पहला बार में 4, अगला बार भी 4, है ना, इस तरह से आएगा। आई होप कि ये चीज़ समझ गया होगा कि लिखने का स्टाइल क्या है। फिर 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, फिर 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? बताइए। तो जब एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो इतनी सारे बनने वाले पॉसिबिलिटीज हैं। बता सकते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटी कितना आएगा? बस यही निकलना था, करना कुछ नहीं। तो इधर से भी 6 और इधर से भी 6, तो टोटल कितना होगा आपका? 36। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको सिर्फ इसका सिंपल स्पेस निकलना था और यही इसका सिंपल स्पेस हो गया। बस यही काम खत्म करना था। तो ये था 7 नंबर में। तो जब 2 पासे को फेंकेंगे तो इस तरह से पॉसिबिलिटी, और डायरेक्ट याद रखिए एक बार में 6 होता है, 2 बार में 36, 3 बार में तो 6 का क्यूब कर देंगे। जितना बार कहा जाएगा पावर उतना बढ़ाते जाओ। एक बार में 6 का पावर 1, 2 बार में 6 का पावर 2, 3 बार में 6 का पावर 3, 4 बार में 6 का पावर 4। मैक्सिमम आपको 2 ही तक यहाँ लेगा 2 नंबर वाला में। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका 7 नंबर भी क्वेश्चन था। तो आपका सेक्शन ये कंप्लीट हुआ। अब इन 7 में से कोई भी आपको जो पसंद आया होगा 5 क्वेश्चन बनाना है, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आसान है, कोई ज़्यादा मतलब लेंदी टाइप का नहीं है। नॉर्मल बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए 11 क्लास का, ये सारे होंगे। अगर आप हजारीबाग का स्टूडेंट हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, 10 डेज का फ्री क्लासेस है 11 क्लास का, तो आप ये नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, राइट। और यहाँ से यूट्यूब से भी पढ़ाया जा रहा है, और ऑफलाइन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे किसी भी तरह से मिस्टेक ना हो और अपना एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। क्लियर बेटा? चलिए तो आज इतना ही रहने देता हूँ, बाकी बात नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाई टाई।